हाँ जी, तो जो लोग अभी आए हैं वो भी सुने और जो लोग लिख लिए वो भी सुने। विकिरण के बारे में थोड़ी बहुत बातें मैंने पहले भी बता दी थी इसके बारे में, और आज अपन इसको प्रॉपर डिटेल में पढ़ ही रहे हैं। तो विकिरण सबसे पहले तो क्या है? विकिरण जो होता है ये एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगें ही होती है, इसीलिए ऊष्मा संचरण इसमें सबसे ज्यादा होता है। सबसे तेज प्रक्रिया ऊष्मा संचरण की, क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंगें हैं, इनका वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, इसलिए सबसे तेज प्रक्रिया है। इसके लिए माध्यम की आवश्यकता भी नहीं होती, मतलब बिना माध्यम के भी ये चलेगा। तो यहाँ पे मैंने जो चित्र बनाया है इसमें दो गोले मान लो कि दो बॉडीज हैं, दो गोले मान लो। ये जो है किसी कंटेनर में रखे हुए थे और कंटेनर में निर्वात है, हवा का एक कण नहीं है उसमें, मतलब न हवा न पानी न कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे चालन संभव है क्या? चालन चालन संभव है? नहीं है। संवहन संवहन नहीं, संवहन भी नहीं है। संवहन हो नहीं सकता। संवहन के लिए पार्टिकल्स का जो है घूमना जरूरी है। और रेडिएशन हो जाएगा क्या? रेडिएशन यानी कि विकिरण हो जाएगी क्या? इसको विकिरण ही लिखता हूं मैं, विकिरण। हाँ, विकिरण हो जाएगी, विकिरण सही है। ठीक है, क्यों है विकिरण? ये तो हमेशा होगी। अगर मान लो इसमें मैं हवा भर देता, सपोज करो निर्वात नहीं है, निर्वात नहीं है हवा में, इसको मिटा रहा हूं मैं, इसको यहां से मिटा रहा हूं, ठीक है। सपोज करो निर्वात नहीं होता, अगर यहाँ पे एयर होती, एयर हवा, अगर हवा भरी हुई होती तो विकिरण तो होता ही सही, चालन भी हो जाता। अगर हवा भरी हुई होती तो बनाते चलना साथ के साथ, ठीक है। चित्र दोबारा बनाना। क्या किया मैंने? अब इसको छड़ से जोड़ दिया, हवा भी है छड़ भी है, तो रेडिएशन भी होगा, संवहन भी होगा और चालन भी होगा। चालन भी, अगर मान लो हवा निकाल लूंगा तो संवहन नहीं हो पाएगा। फिर सपोज करो निर्वात अगर ये हो जाए, छड़ लग रही है पर निर्वात हो जाए, तो चालन तो होगा, विकिरण भी होगा, पर संवहन नहीं हो पाएगा। कुल मिला के बात इतनी सी है कि विकिरण तो होता ही है हमेशा, क्योंकि इसके लिए माध्यम की जरूरत नहीं है, बिना माध्यम के भी हो जाता है, विकिरण हमेशा होती है। ठीक है, तो अगला पॉइंट अपन ये लिखेंगे, पूरा मिटा के लिखेंगे अपन। तो क्या है अगले 2 पॉइंट, मैं एक बार और पढ़ देता हूं। देखो, जिस भी वस्तु का तापमान 0 केल्विन, केल्विन बोल रहा हूं, डिग्री नहीं बोल रहा हूं, 0 केल्विन से ताप जिसका ज्यादा है वो विकिरण उत्सर्जित करता है। जैसे कि -20 डिग्री सेंटीग्रेड, वो भी विकिरण उत्सर्जित करता है। रूम टेम्परेचर पे जितने भी आसपास तुम्हें वस्तुएं दिख रही है ना, वो सभी विकिरण उत्सर्जित करती है। मैं लैपटॉप को देख रहा हूं, ये विकिरण उत्सर्जित कर रहा है, लाइट तो उत्सर्जित कर ही रहा है क्योंकि स्क्रीन है, ठीक है। तुम मोबाइल को देख रहे हो, तुम्हारे आसपास दीवारें हैं, कोई छत पे बैठा होगा, आसपास वस्तुएं पड़ी है, दरवाजा, टीवी, फ्रिज, पर्दे लटक रहे हैं, ठीक है। जो भी वस्तु, तुम पेन से लिख रहे हो, वो पेन, सभी वस्तुएं विकिरण उत्सर्जित करती है। और ये ज्यादातर जितनी भी वस्तुएं आसपास की, ये सब अवरक्त विकिरण उत्सर्जित करती है। ओके, और ये बस रूल्स तुम्हें याद करने हैं, इन पे ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। देखो कि ऐसा क्यों है, क्या कारण है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, ये अपने लेवल की चीज नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग अपनी ये है कि अपन इन विकिरणों के अवशोषण, परावर्तन और पारगमन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सपोज करो कि अपने पास कोई बॉडी है, अपने पास कोई बॉडी है, ठीक। इस बॉडी पे मान लो कि कुछ विकिरणें आके गिरी, जैसे कि धूप है, धूप भी एक प्रकार की विकिरण है ना, वो दृश्य प्रकाश है, अंतर यही है। अब ये जरूरी थोड़ी हर बार दृश्य प्रकाश ही हो, विकिरणें जो है एक्सरे भी हो सकती है, विकिरणें जो है इंफ्रारेड भी हो सकती है, अल्ट्रावायलेट भी हो सकती है, किसी भी प्रकार की हो सकती है।
तो ये कुछ विकिरण मतलब बेसिकली EMW है, और EMW अपने साथ ऊर्जा लेके चलती है, हीट के रूप में भी और अन्य रूप में भी। तो हीट के रूप में जो एनर्जी आ रही है उसकी अपन बात कर रहे हैं। तो मान लो कि यहाँ पे कुछ अमाउंट ऑफ हीट आया, क्यों ऊर्जा कुछ यहाँ पे आई प्रति सेकंड या कुछ समय अंतराल में, जो भी मतलब यहाँ पे मानो, इसको शक्ति बोलो या जो भी बोलना चाहो बोल, क्यों मान लो ऊर्जा आती है। अब इस क्यू ऊर्जा में से मान लो कुछ तो हो गई परावर्तित, ठीक है, ये मान लो परावर्तन हो रहा है, इसको बोलते हैं मान लो क्यू रिफ्लेक्टेड, QR उसको बोल देते हैं, कुछ रिफ्लेक्ट हो गई। मान लो कि उसमें से कुछ एब्जॉर्ब हो गई, मतलब इसी में रुक गई वो, क्यू एब्जॉर्ब, अवशोषित, ठीक है, और कुछ पारगमित हो गई, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये तो हो गया पारगमन, ये हो गया अपना अवशोषण, ग्रीन कलर से जो लिखा है मैंने वो अवशोषण लिखा है। अवशोषण कैसे लिखेंगे, अवशोषण, ठीक है, और R मतलब परावर्तन, ठीक है। तो किसी भी बॉडी पर तुमने देखा भी होगा आसपास कि किसी भी बॉडी पर जब हीट पड़ती है, जैसे धूप में अपन किसी चीज को रखते हैं तो वो गर्म हो जाती है, ठीक है। क्यों गर्म हो रही है, क्योंकि उसने ऊष्मा का अवशोषण किया। ऊष्मा का क्या किया उसने, अवशोषण, अवशोषण करके ताप बढ़ा लिया, तो ये अवशोषण हो गया। परावर्तन तुमने देखा होगा, कांच रखो, कांच क्या करता है, दर्पण परावर्तित करता है ना, दर्पण, कांच नहीं दर्पण। पारगमन, जैसे पारदर्शी कांच होता है, आर पार देखते हैं जो, जैसे कि कार की विंडशील्ड, कार का जो फ्रंट कांच होता है उसमें क्या है, पारगमन हो रहा है। कुछ ऐसी वस्तुएं होती है जिसमें कुछ पारगमन होता है, कुछ अवशोषण होता है, कुछ परावर्तन भी होता है। कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जो पूरा परावर्तित कर देती है, अवशोषण भी नहीं करती और पारगमन भी नहीं करती। कुछ ऐसी वस्तुएं होती है जो पूरा अवशोषित कर लेती है, जो भी मिला खा गया हो, उस न तो परावर्तन हुआ न पारगमन हुआ। तो इन सब के बारे में अपन बात करेंगे, ठीक है। तो ये चित्र बना लो पहले और फिर अपन लिखते हैं यहाँ पे कुछ बातें। जैसे कि सबसे पहले अपन लिखेंगे अवशोषण क्षमता के बारे में, ठीक है, अवशोषण क्षमता। अच्छा, एक इक्वेशन लिख लेता हूं सबसे पहले। जो कुल ऊष्मा आई या कुल जो एनर्जी आई वो किस किस के बराबर है, वो QR, QT और QA तीनों को योग के बराबर है। QR प्लस QT प्लस QA, ठीक है। ए छोटा वाला लिखो, ए लिखो छोटा वाला, छोटा ए, एब्जॉर्प्शन स्मॉल ए, QA, ठीक है। ये एक तो ये इक्वेशन याद कर लेना, है ना। कुल आने वाली ऊष्मा बराबर कुछ जो परावर्तित हुई, कुछ पारगमित हुई और कुछ अवशोषित हो गई। जो अवशोषित होती है ना वो ताप बढ़ा देती है। अब अगर मैं इस Q को डिवाइड कर दूं तो ये बन जाता है 1 इक्वल टू QR बाई Q, अनुपात हो गया मतलब ये QT बाई Q, कि कितना इकाई मतलब कितना परसेंट बोलो, परसेंट तो 100 से गुणा करेंगे, प्रति एकांक में कितना मतलब परावर्तित हुआ, कितना पारगमित हुआ और कितना अवशोषित हुआ, QA बाई Q। जैसे मान लो 50% परावर्तन हो गया तो QR बाई Q कितना हो जाएगा, 0.5। 25% अवशोषण हो गया तो QT बाई QA बाई Q क्या हो जाएगा, 25% के हिसाब से 1/4। और मतलब ये एकांक के सापेक्ष, मतलब प्रतिशत नहीं है, प्रति एक है, मतलब ये प्रति एकांक, प्रतिशत नहीं है। इंटू 100 कर दूंगा तो प्रतिशत हो जाएगा, है ना। तो अब इन तीनों के बारे में अपन बात करते हैं। इसको बोला जाता है, ये जो पर्टिकुलर यहाँ इस साइड में जो लिखा हुआ है ये मतलब इसको बोलते हैं ये QR बाई, चलो मिटा के लिखता हूं दोबारा से। उसके बाद पारगमन क्षमता, क्षमता पारगमन क्षमता जो होती है वो होती है ट्रांसमिटेड यानी कि T, ये होती है अपने पास क्या T का यहाँ QT डिवाइडेड बाय Q, ठीक है।
तो स्मॉल ए होता है अवशोषण क्षमता, ये एक अनुपात है किसका, कुल अवशोषित ऊष्मा और कुल आने वाली ऊष्मा का। ठीक इसी प्रकार से पारगमन क्षमता, कुल कितनी मतलब ट्रांसपेरेंट मतलब कितनी पार करा दी और कितनी बची मतलब कितनी आई उसका अनुपात। और परावर्तन क्षमता क्या हो जाएगा, क्यू आर बाई क्यू। कहने का मतलब ये है कि ए प्लस टी प्लस आर बराबर 1, तीनों क्षमताओं को जोड़ दूंगा तो 1 बन जाएगा। अब जैसे कुछ बॉडीज होती हैं जो पूर्ण परावर्तक टाइप की होती है ना, पूर्ण परावर्तक। पूर्ण परावर्तक मतलब परावर्तक, पूर्ण परावर्तक जैसे दर्पण, जितनी लाइट आई उतनी, देखो 100% तो वैसे होता नहीं है कुछ भी, पर लगभग 99% तो रिफ्लेक्ट कर ही देती है। पर अपन मान लो कि 100% रिफ्लेक्शन हो रहा है, 1% भी जो है न तो पारगमन हुआ न अवशोषण हुआ। तो इस प्रकार की जो वस्तुएं होती है ना वो एक तरह से दर्पण टाइप से होती है। पूर्ण परावर्तक मतलब R बराबर 1, A बराबर 0 और ये क्या बचा है, T बराबर 0। ठीक है, जैसे दर्पण हो गया। ठीक इसी प्रकार से पूर्ण पारगमन, अगर पूरा पारगमन हो जाए इसका मतलब क्या है कि T तो 1 है, जैसे कि अपने ये जो गाड़ी के कांच होते हैं आगे वाले पीछे वाले जो कांच होते हैं ये चीजें, ये पूर्ण मतलब पारगमन हो जाता है, इनमें से सारी की सारी जितनी लाइट वो आती है वो सारी निकल जाती है। तो कांच जो अपना होता है बेसिकली सिंपल कांच, दर्पण नहीं कांच बोल रहा हूं मैं, ग्लास। ठीक है, T बराबर 1, A तो 0 हो ही जाएगा और T बराबर T हो गया, A हो गया, क्या बचा R बराबर 0। ठीक है, और एक और होता है अपने पूर्ण अवशोषण। अगर पूर्ण अवशोषण हो जाए, पूर्ण अवशोषण, पूर्ण अवशोषण का मतलब होता है जितनी लाइट आई, मतलब लाइट मतलब जितनी भी विकिरणें आई सबको अवशोषित कर लिया, न तो परावर्तन हुआ और ना ही पारगमन हुआ। A बराबर 1, T बराबर 0, R बराबर 0। ठीक है, तो पूर्ण अवशोषण जो कर लेता है उसको बोलते हैं अपन ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी उसको क्या बोलते हैं, ब्लैक बॉडी। हिंदी में बोलते हैं इसको कृष्ण वस्तु। काली चीजें तुमने देखा होगा कितनी गर्म हो जाती है, क्यों होती है काली चीजें गर्म, क्योंकि वो अवशोषण ज्यादा करती है। क्या करती है, अवशोषण ज्यादा। तुमने देखा होगा जो ब्लैक बॉडी होती, तुमने देखा होगा जो जिन कारों में अंदर ब्लैक इंटीरियर होता है वो कारें जो है ना गर्मी में बहुत अंदर से भभकती है। उसका कारण यही है क्योंकि वो गर्मियों में काले कपड़े पहन के निकलो, अवशोषण ज्यादा कर रहे हैं, वो अवशोषण ज्यादा कर रहे हैं इसीलिए तो ज्यादा गर्म हो रहे हैं। जितना ज्यादा अवशोषण करेगा उतना ज्यादा ताप बढ़ेगा। अवशोषण क्षमता जो है ना वो मुख्य है यहाँ पे अपने जो अवशोषण क्षमता है, मेन काम इसी से, तापमान इसी के कारण बढ़ेगा। जो परावर्तित होगी वो तो उसने एक्सेप्ट ही नहीं करी, जो पारगमित होगी वो भी एक्सेप्ट नहीं करी। एक्सेप्ट कौन सी कर रहा है वो, अवशोषण। अवशोषण जो हो रहा है वह अवशोषण ही मुख्य कारण है ताप बढ़ाने का या घटाने का। इसलिए गर्मियों में हल्के कपड़े पहनो, लाइट कलर के, हल्के कलर के जो परावर्तित जाते, जैसे सफेद कलर है अच्छा परावर्तन करता है, पारगमन परावर्तन वो अच्छा करता है। ब्लैक कलर है, ब्लैक कलर अवशोषण ज्यादा करता है। गर्मियों में कितनी गर्म हो जाती है सीट मोटरसाइकिल की, काली होती है इसलिए। तो ये एक मुख्य कारक है। थोड़ा सा और इसको अगर मैं अच्छे से लिखूं तो इसको मैं बोलूंगा परफेक्ट ब्लैक बॉडी या आइडियल ब्लैक बॉडी, आदर्श कृष्ण वस्तु। आदर्श मतलब ऐसी बॉडी जो जिस पर अगर प्रकाश भी गिरे तो भी लौट करना है, जो भी विकिरण उसके पास गई वो कभी लौट कर नहीं आ सकता। जैसे कि एक प्रकार से यूं समझ लो ब्लैक होल, ब्लैक होल भी एक प्रकार की ब्लैक बॉडी है। ब्लैक होल क्या होता है, ब्लैक होल भी वही है कि उस पर लाइट भी जा रही तो वापस नहीं। कोई भी चीजें तुम्हें दिखती क्यों है, तुम अपने आसपास की वस्तुओं को देख पा रहे हो क्यों,
क्योंकि उन पर गिरने वाली लाइट उनसे परावर्तित होकर तुम्हारी आंखों तक पहुंचती है, इसलिए अपन उसको देख पाते हैं। फेरी की प्रश्न वस्तु की अपन बात कर रहे हैं कि भाई परफेक्ट तो कुछ होता नहीं है, पर फिर भी परफेक्ट बनाने की कोशिश की गई। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से अपनी आंख है, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया है, तो उसने क्या किया भैया कि बस एक तरह से यूं मान लो कि एक गोला बनाया, ठीक है, उस गोले में एक पिन होल किया। पिन होल, पिन होल का मतलब होता है बहुत बारीक छेद, ठीक है, पिन होल, और उसमें लाइट भेजी। अंदर की सतह पूरी परावर्तक सतह बना दी उसने, अंदर की सतह बना दी पूरी परावर्तक, ठीक है। परावर्तक नहीं भी बनाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर जैसे ही मान लो कि यहां से लाइट गई, मान लो कोई लाइट एंटर करगी भूले भटके, यहाँ पे इस लाइट को उसने डिफ्लेक्ट कर दिया, यहाँ पे इस तरह से डिफ्लेक्टर लगा दिया छोटा सा कि उससे परावर्तित होकर वो डिफ्लेक्ट हो जाए। फिर वो लाइट जो है भैया इसमें कैद हो गई, इस तरह से, इस तरह से वो लाइट कैद हो गई। वो लाइट निकल ही नहीं पा रही है उसमें से, क्योंकि निकलने के लिए उसको जो है रास्ता चाहिए, रास्ता तो वो पिन होल ही था बस। तो ये एक प्रकार की कृष्ण वस्तु की तरह बिहेव कर रही है, ठीक है, मतलब एक तरह से मान लो कि कृष्ण वस्तु बनाने की कोशिश की गई है। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल अपनी आई है, अपनी आंख, जो मैंने तुम्हें अभी बताया है, वो यही सिद्धांत है उसमें। जो उसके अंदर चली गई लाइट, वो लाइट वापस बाहर नहीं आ रही है, क्योंकि अगर वो लाइट बाहर आ रही होती तो अपने को उसके अंदर क्या है वो दिखता। आंख के बीच में जो ब्लैक डॉट होता है, बिल्कुल बीच में, उसकी मैं बात कर रहा हूं। देखना तुम्हें नहीं दिखेगा कुछ भी उसके अंदर। नेक्स्ट टॉपिक अपना उत्सर्जन क्षमता। मैं फिर बोलता हूं कि जिस प्रकार से कोई भी बॉडी पर अगर अपन विकिरण डालेंगे तो उसमें कुछ पारगमन होगा, कुछ परावर्तन होगा, कुछ अवशोषण होगा, ठीक उसी प्रकार से वो वस्तु जिस प्रकार से अवशोषित कर सकती है, उसी प्रकार से वस्तुएं उत्सर्जित भी करती है ऊर्जा को, ठीक है। मैंने बताया है कि 0 केल्विन से ज्यादा जिसका तापमान है वो सभी उत्सर्जन करते हैं। तो उत्सर्जन क्षमता क्या होती है कि किसी भी बॉडी के एकांक क्षेत्रफल से एकांक समय में, एकांक क्षेत्रफल से एकांक समय में उत्सर्जित ऊर्जा, उसकी उत्सर्जन क्षमता कहलाती है। जैसे मान लो कि कोई भी बॉडी है, ठीक है, कोई भी बॉडी है, वो मान लो dt टाइम में dq हीट रिलीज करती है, dt टाइम में dq हीट रिलीज करती है, तो ये तो हो गई शक्ति। पर उसको भी अपने को किस प्रति एकांक क्षेत्रफल में लेना है ना। एकांक क्षेत्रफल में एकांक समय में उत्सर्जित ऊर्जा, ठीक है। ये टाइम, ये जो E है वो समय के साथ बदल सकती है, कोई जरूरी नहीं है वो एक जैसा ही हो। उत्सर्जन क्षमता टाइम के साथ चेंज हो सकती है, बिल्कुल तापमान के साथ चेंज हो सकती है। अगर मान लो एवरेज वैल्यू अपन लिखें, एवरेज, तो कुल उत्सर्जित ऊर्जा डिवाइडेड बाय कुल समय इंटू कुल क्षेत्रफल। अगर एवरेज वैल्यू लिखेंगे तो इस तरह से लिख लेंगे, और किसी इंस्टेंट पे अगर लिखेंगे तो dq बाई dt, बेसिकली ये एक तरह से शक्ति टाइप से हो गया, शक्ति प्रति एकांक समय, ठीक है। ये है बात। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, वॉट पर मीटर स्क्वायर, है ना। अगला लिखें, नेक्स्ट टॉपिक स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता। पहले इसकी वो लिख लो कि किसी तरंग दैर्ध्य पर उत्सर्जन क्षमता किसी तरंग दैर्ध्य किसी तरंग दैर्ध्य पर उत्सर्जन क्षमता ठीक है, ई लैम्डा कहलाती है। शॉर्ट में लिख दिया मैंने, स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता।
इसकी डेफिनेशन लिखो, फिर इसका मतलब समझते हैं इसका मतलब क्या है। देखो बेसिकली होता क्या है कि किसी भी बॉडी के लिए अगर मैं उत्सर्जन क्षमता का अगर ग्राफ बनाऊं, किसी भी बॉडी के लिए अगर मैं उत्सर्जन क्षमता का ग्राफ बनाऊं लेमडा के टर्म्स में, जैसे मान लो अपने आप को ही ले लो, तो बेसिकली होता क्या है, जो अपन उत्सर्जन करते हैं उसमें सभी प्रकार की तरंगदैर्ध्य की विकिरण होती है, यानी कि लेमडा की वैल्यू 0 से लेके अनंत तक सभी प्रकार की उसमें तरंगदैर्ध्य होती है। बट मैक्सिमम जो होती है वो अवरक्त टाइप की होती है ना, और ताप बढ़ाने या घटाने पर वो जो अवरक्त है वो चेंज भी हो सकता है। ठीक है, तो सामान्यतया 0 से लेके अनंत तक सभी प्रकार की वो उत्सर्जित क्या बोलते हैं उसको, सभी प्रकार का विकिरण उत्सर्जन होता है। उसका जब अपन ग्राफ बनाते हैं तो कुछ इस प्रकार से आता है। ठीक है, ये ई लेमडा और लेमडा का ग्राफ है। ई लेमडा का मतलब है कि किसी पर्टिकुलर लेमडा पर कितना उत्सर्जन हो रहा है। कहने का मतलब ये, जैसे सपोज करो ये 5000 एंगस्ट्रोम है, तो 5000 एंगस्ट्रोम वाली जो विकिरण है वो कितनी उत्सर्जित हो रही है, 10,000 वाली कितनी हो रही है, एक्सरे वगैरह, एक्सरे भी तो हो सकता है, एक्सरे भी थोड़ा बहुत उत्सर्जन हो सकता है, तो वो एक्सरे कितना, अपन बैठे बैठे एक्सरे भी उत्सर्जित कर रहे हैं पर वो बहुत बहुत कम। ठीक है, सामान्यतया जितना भी उत्सर्जन हो रहा है वो सारा का सारा अवरक्त क्षेत्र में आ रहा है। ठीक है, सामान्य ताप पर बात कर रहे हैं, नॉर्मल टेम्परेचर पर, है ना। तो ई लैम्डा का मतलब ये है कि पर्टिकुलर उस लैम्डा की कितनी विकिरण उत्सर्जित हो रही है। एक तरह से समझ सकते हो, ये कुल उत्सर्जन, एक तो हो गया कुल उत्सर्जन में 0 से लेके अनंत तक सभी विकिरणें आएगी, और स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन का मतलब है कि किसी पर्टिकुलर लैम्डा पर कितना उत्सर्जन हो रहा है। और इसको बाय डेफिनेशन अगर मैं बोलूंगा, ई लैम्डा जो होता है वो होता है डी क्यू अपॉन डी ए इंटू डी टी इंटू डी लैम्डा। ठीक है, यहाँ पे डी लैम्डा का मतलब क्या है, देखो डी लैम्डा का मतलब ये है, जैसे मान लो पर्टिकुलर इस लैम्डा की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक छोटी सी रेंज ले ली अपन ने डी लैम्डा की। ठीक है, ये ले ली छोटी सी रेंज डी लैम्डा की। इस रेंज में कितनी विकिरण आ रही है, कितना टोटल विकिरण उत्सर्जन हो रहा है पर्टिकुलर इसमें। ठीक है, तो अगर मैं डी लैम्डा को उधर ले जाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा, डी क्यू अपॉन डी ए इंटू डी टी, जो कि ई था। तो बेसिकली ई क्या हो गया, अगर मेरे को कुल निकालना है तो मैं क्या करूंगा, सबको जोड़ लूंगा। सिग्मा, ये इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, जोड़ना। तो सभी ई लेमडा डी लेमडा को जोड़ लिया, कुल ई आ गई। ऐसे समझो कि किसी क्लास में 100 बच्चे हैं, किसी क्लास में 100 बच्चे हैं, उनमें जो है कुछ जो है ऐसे हैं जिनकी उम्र 10 वर्ष है, कुछ ऐसे हैं जिनकी उम्र 11 वर्ष है, कुछ वो अपन मैथ्स में नहीं पढ़ते थे कि भाई इतनी उम्र वाले इतने लोग, इतनी उम्र, तो ये वही बता रहा है कि कितना लेमडा का कितना है, कितने लेमडा का कितना है, और सभी लेमडा को जोड़ दोगे तो कुल कितना है। क्या तुम मेरी बात समझ पा रहे हो? ये फॉर्मूला अगर कोई ज्यादा खास काम नहीं आता है, मीनिंग समझ में आना चाहिए। ये फॉर्मूला कोई ज्यादा खास काम नहीं आता, हाँ ये फिर भी काम आ सकता है, पर ये मेरे तो कभी काम नहीं आया आज तक। ई लैम्डा की यूनिट क्या हो जाएगी, वॉट प्रति मीटर क्यूब हो जाएगा उसमें, क्योंकि लैम्डा आ गया ना नीचे, तो उसकी यूनिट हो जाएगी वॉट प्रति मीटर क्यूब, लिख लेना उसमें। ई लैम्डा की यूनिट क्या हो जाएगी, वाट प्रति मीटर क्यूब। ओके, तो उत्सर्जकता की परिभाषा ये है, इसको स्मॉल ई से दर्शाते हैं। स्मॉल ई होता है, डेफिनेशन है, मतलब एक तरह से अनुपात है उत्सर्जकता। किसी तापमान पर किसी वस्तु किसी ताप पर किसी वस्तु की उत्सर्जन क्षमता डिवाइडेड बाय उसी ताप पर
उसी ताप पर आदर्श कृष्णिका यानी कि ब्लैक बॉडी की उत्सर्जन क्षमता। बात को समझने की कोशिश करना। उत्सर्जकता का मतलब क्या है? ये विमाहीन राशि है, देखो यूनिटलेस आएगी ये। E बराबर किसी वस्तु की उत्सर्जकता जो अपन लेते हैं वो ब्लैक बॉडी की उत्सर्जकता से रेफरेंस लेकर लेते हैं। अब सुनना बात को, जिस प्रकार से ब्लैक बॉडी अवशोषण अच्छा करती है उसी प्रकार से ब्लैक बॉडी उत्सर्जन भी अच्छा करती है। आसान भाषा में कहूं तो रेगिस्तान की रेत से समझो। रेत है, जल्दी गर्म भी हो जाती है तो जल्दी ठंडी भी हो जाती है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अवशोषण भी अच्छा कर रही है तो उत्सर्जन भी अच्छा कर रही है। अच्छा ग्राही है तो अच्छा दाता भी है। ये है कहने का मतलब। आदर्श कृष्णिका सबसे बेस्ट उत्सर्जन क्षमता उसकी होती है, तो उसके रेस्पेक्ट में किसी वस्तु को अपन देख रहे हैं। एक तरह से ये रिलेटिव चीज हो गई, रिलेटिव हो गई ना। उसके अनुपात, उसका अनुपात ले लिया, वही उसके रेस्पेक्ट में कितना है। जैसे 50 आ रहा है, जैसे आदर्श कृष्णिका 1 का उत्सर्जन कर रही है, कोई वस्तु जो है आधे का ही उत्सर्जन कर रही है। कृष्णिका के 50% समान ताप पर सेम टेम्परेचर पे दो वस्तुएं रख दी, एक तो काली है और एक दूसरी है। तो जो काली वस्तु है अगर उसका उत्सर्जन मान लो 100 है और उत्सर्जकता आधी है, उत्सर्जकता मतलब किसी वस्तु की उत्सर्जकता 1/2 है, मतलब वो ब्लैक बॉडी के रेस्पेक्ट में आधा ही उत्सर्जन करेगी। ये है इसका मीनिंग। तो विकिरण के कुछ नियम पढ़ेंगे अपन, जिसमें सबसे पहले अपन प्रीवोस्ट के बारे में पढ़ेंगे। प्रीवोस्ट थ्योरी, प्रीवोस्ट का नियम क्या है, ठीक है। इसकी थ्योरी ये कहती है भाई साहब कि प्रत्येक वस्तु प्रत्येक ताप पर विकिरण उत्सर्जित करती है ना। लिखना, प्रत्येक वस्तु, पहले ये लिख देता हूं फिर रिकॉर्ड करूंगा। लिख लो इसको। भाई प्रीवोस्ट ने ये कहा कि भाई जो भी कोई भी बॉडी हो 0 केल्विन से ज्यादा है तो वो हीट का जो है उत्सर्जन, ये बात अपन पहले बता चुके हैं इनडायरेक्टली। आसपास रखी जो 0 केल्विन से ज्यादा है, जो भी वस्तु 0 केल्विन से ज्यादा है वो उत्सर्जन करेगी, ठीक है। अब उसकी उत्सर्जन क्षमता या उत्सर्जकता, ब्लैक बॉडी के रेस्पेक्ट में जो उत्सर्जकता है वो अलग अलग हो सकती है, डिपेंड करेगा, ठीक है। अलग अलग वस्तुओं की उत्सर्जन क्षमता अलग अलग हो सकती है, पर ये बात पक्की है कि 0 केल्विन से ज्यादा है तो उत्सर्जन तो करेगी। ठीक इसी प्रकार से वो अपने आसपास रखी हुई वस्तुओं से उत्सर्जित विकिरणों का अवशोषण भी करेगी। जैसे मान लो मैं बैठा हूं, पास में मेरा दोस्त बैठा है, मैं भी विकिरण उत्सर्जित कर रहा हूँ, वो भी विकिरण उत्सर्जित कर रहा है। उसने जो विकिरण उत्सर्जित करी वो मैंने अवशोषित करी, कुछ परावर्तित करी, कुछ पारगमित करी। और ठीक कर सकता है, ऐसा लिखना चाहिए अपने को, है ना। कर सकता है ज्यादा बेटर तो ये है, क्योंकि कई बार ऐसा भी हो जाएगा कि सारा परावर्तित कर दिया, है ना, ब्लैक बॉडी हुई तो पूरा जो है अवशोषित हो जाएगा। तो सकता है लिखना ज्यादा बढ़िया है ना। तो ये बात है। तो मतलब ऐसा हुआ कि अगर उत्सर्जन ज्यादा है अवशोषण से तो ताप, बताओ क्या होगा। उत्सर्जन ज्यादा हो रहा है, अवशोषण कम हो रहा है, दे ज्यादा रहे हैं ले कम रहे हैं, ताप घट जाएगा। सीधी बात है। अगर मान लो उत्सर्जन तो कम है पर अवशोषण ज्यादा है, देखो पारगमन और परावर्तन से कोई लेना, वो अपना है ही नहीं। जो परावर्तित हो गया वो अपना है ही नहीं, जो पारगमित हो गया वो अपना है ही नहीं। अपना कौन है? जो अवशोषित हुआ है। ताप बढ़ेगा। और अगर दोनों इक्वल है तो लिख लेना पूरा, ताप नियत किसी वस्तु के लिए। ये है बात आसान भाषा में।
हाँ जी, किरचॉफ का नियम अपन पढ़ते हैं। देखो किरचॉफ का नियम ये कहता है कि किसी तापमान पर किसी क्या वत्सु वत्सु निकल रहा है बार पहले लिख देता हूँ फिर रिकॉर्ड करूंगा। लिखो इसको। किरचॉफ का नियम ये कहता है कि किसी तापमान पर किसी वस्तु की उत्सर्जन क्षमता, ठीक है, मान लो किसी वस्तु की उत्सर्जन क्षमता E है, कोई भी वस्तु हो किसी तापमान पर, और उसकी अवशोषण क्षमता A है। बता रखा है मैंने, उत्सर्जन क्षमता भी बताया है, अवशोषण क्षमता भी बताया है, ठीक है। वो होता है E नॉट। E नॉट किसकी अपन लिख रहे हैं उत्सर्जन क्षमता? ब्लैक बॉडी की। पहले भी उत्सर्जन क्षमता ब्लैक बॉडी की E नॉट लिखी है उत्सर्जकता में। E नॉट उसी तापमान T पर डिवाइडेड बाय अवशोषण क्षमता, तो एक होती है उसकी। देखो तो किसी वस्तु की अवशोषण क्षमता, देखो ध्यान से इस इक्वेशन को थोड़ा रीअरेंज करो, तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि A बराबर ET किसी ताप पर, E नॉट T किसी ताप पर। थोड़ी देर पहले इसको तो मैंने E के बराबर लिखा था, यानी कि A और E तो बराबर होते हैं, यही तो हुआ इसका मतलब। देखो ध्यान से, किसी तापमान पर किसी वस्तु की वस्तु 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 बोलना है, वत्सु वत्सु बोल रहा हूं आज बार बार हाँ जी, ये लिखा हुआ समझ में आ रहा नहीं आ रहा? देखो तुम, उत्सर्जन क्षमता किसी ताप पर डिवाइडेड बाय अवशोषण क्षमता किसी ताप पर, यह अनुपात कांस्टेंट है, ठीक है। कोई दूसरी वस्तु भी ले लोगे तो भी ये अनुपात वही आएगा, ठीक है। सपोज करो कोई दूसरी वस्तु ले लूं मैं, उसके लिए E डैश अपॉन A डैश लिख दूं, E डैश अपॉन A डैश, वो भी इसी के बराबर आएगा। किसी भी वस्तु के लिए अपन बोल सकते हैं ये चीज, किसी वस्तु के लिए, ठीक है। इन दोनों से मैं बोल सकता हूं कि A का मान, इसके लिए तो A1 हो गया, A का मान क्या हो जाएगा ET अपॉन E नॉट T, और थोड़ी देर पहले ये तो E लिखा है, यानी कि अवशोषण क्षमता बराबर उत्सर्जकता। इसका मतलब जितना बढ़िया अवशोषण करेगा उतना ही अच्छा उत्सर्जन करेगा। यहां से एक बात ये भी बोल सकते हैं कि ब्लैक बॉडी अच्छा उत्सर्जन क्षमता रखता है। काली वस्तु जितना बढ़िया अवशोषण करती है उतना ही बढ़िया उत्सर्जन भी वो करती है, ब्लैक बॉडी। तो A बराबर E होता है, ये ध्यान रखना है, ये याद रखने वाली चीज है। A इक्वल टू E, उत्सर्जन सॉरी अवशोषण क्षमता बराबर उत्सर्जकता, अवशोषण क्षमता बराबर उत्सर्जकता। समझ गए? A बराबर E से क्या पता चला? अच्छे अवशोषक, अवशोषक अच्छे उत्सर्जक होते हैं। अच्छे अवशोषक अच्छे उत्सर्जक होते हैं। वीन का विस्थापन का नियम, वीन का विस्थापन नियम, ठीक है। अब देखो कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं। जैसे पहला पॉइंट है इसमें, पहला पॉइंट है कि वीन ने कृष्णिका के लिए ई लेमडा और लेमडा के बीच में ग्राफ बनाया। वीन ने, पहला पॉइंट लिखो, वीन ने कृष्णिका के लिए ई लेमडा व लेमडा, ई लेमडा क्या है समझ गए ना, ई थोड़ा बड़ा लिखते हैं इसको, ई बड़ा लेमडा थोड़ा नीचे, ई लेमडा व लेमडा के मध्य ग्राफ बनाया। वही ग्राफ जो भी अपन ने थोड़ी देर पहले बनाया था, ठीक है। ब्लैक बॉडी पे काम करा इसने, पहले पूरा लिख देते हैं फिर रिकॉर्ड कर देंगे। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो।
ई लेमडा और लेमडा के बीच में इसने ग्राफ बनाया, ग्राफ कुछ इस प्रकार से आया, ये जो ग्राफ बना रखा है इस तरह से, ये जो मैक्सिमम पॉइंट है ये वाला पॉइंट ताप बढ़ाने पे पीछे भी शिफ्ट हुआ और ऊपर भी शिफ्ट हुआ। ऊपर शिफ्ट इसलिए हुआ क्योंकि ताप बढ़ाने पे उत्सर्जकता बढ़ती है, इसलिए ऊपर शिफ्ट हो रहा है ग्राफ, सारी उत्सर्जकता बढ़ी, उत्सर्जन क्षमता बढ़ी। ठीक है, दूसरी चीज ये कि ताप बढ़ाने पर ये जो लैम्डा m1 था, ठीक है, ये कम हो गया, यानी कि लैम्डा m समानुपाती वस्तु का ताप, समानुपाती नहीं, व्युत्क्रमानुपाती 1/, वस्तु का तापमान। ये है वीन का नियम, ये महत्वपूर्ण है, इसको याद भी करना है। यानी कि लैम्डा m इंटू टी बराबर कांस्टेंट। ठीक है, लैम्डा m इंटू टी बराबर कांस्टेंट, उस कांस्टेंट को b से कहा जाता है, b वीन्स कांस्टेंट, जहां पे जो b का मान होता है, ये जो b मैंने लिखा है, इस b का मान होता है 0.282 सेंटीमीटर केल्विन, 0.282 सेंटीमीटर इंटू केल्विन। ठीक है, तापमान केल्विन में है, डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं लिखना है, तापमान केल्विन में है, डिग्री सी में नहीं लिखना है। ठीक है, इसको ये कांस्टेंट होता है, इसको बोलते हैं वीन्स कांस्टेंट, वीन नियतांक, वीन स्थिरांक, जो भी इसका नाम है। ठीक है, तो इसका ऑब्जर्वेशन देखो, मैं तुम्हें बताता हूं। जैसे कि एक आयरन का टुकड़ा लो, एक लोहे का टुकड़ा, कैसा दिखता है तुम्हें वो? जो उसका नेचुरल कलर है वैसा दिखता है। जब उसको अपन गर्म करने लगते हैं तो क्या होता है? सबसे पहले वो रेड कलर का दिखाई देता है, क्योंकि वो रेड कलर ज्यादा उत्सर्जन कर रहा है। अब नॉर्मल स्थिति में वो कैसी किरणें वो उत्सर्जित कर रहा था? अवरक्त, अवरक्त तो दिखते नहीं है, पर गर्म करने से क्या हुआ? वो लैम्डा m पीछे सरका। बेसिकली ये शार्प कर्व होता है, इस तरह से शार्प कर्व होता है, बहुत ज्यादा, मतलब ऐसे नहीं होता शार्प। ये जो लैम्डा है ना, ये परास बहुत कम है, शार्प कर्व है ये। तो जो सबसे ज्यादा उत्सर्जन होता है वही अपने को दिखता है, अवरक्त तो दिख नहीं रही थी, पर गर्म करने से क्या हुआ? लैम्डा पीछे शिफ्ट हुआ। अब अवरक्त के पीछे कौन सा लैम्डा आता है? लाल कलर का आता है, इसलिए वो लाल रंग का दिखने लगता है। और तापमान बढ़ाओ, और तापमान बढ़ाओ, इतना ज्यादा बढ़ा दिया कि सभी विकिरणें बहुत ज्यादा उत्सर्जन हो रही है। एंड टाइम आते आते वो सफेद भी दिखने लगता है, बहुत ज्यादा तापमान तो सफेद दिखने लग जाता है। कारण क्योंकि सभी प्रकाश की किरणें वो निकाल रहा है, सारा उत्सर्जन कर रहा है ना। तो ये वीन्स लॉ से अपन बोल सकते हैं, लैम्डा m इंटू टी बराबर कांस्टेंट। ये फॉर्मूला याद रखना, ये काम का, मतलब ये काम का है। ठीक है, ताप बढ़ाने पे लैम्डा घटती है, ये ध्यान रखना है बस। लैम्डा m क्या है? अधिकतम लैम्डा के संगत तरंगदैर्ध्य, याद रखना। लैम्डा m क्या है? लिख भी लेना इस बात को, अधिकतम क्या बोल रहा था मैं? हाँ, लैम्डा m क्या है? अधिकतम ई लैम्डा के संगत तरंगदैर्ध्य। अधिकतम ई लैम्डा जो है ना, मैक्सिमम ई कितना है, उसके संगत तरंगदैर्ध्य। ठीक है, मतलब जहां पे अपने को मैक्सिमम मिल रहा है वो है लैम्डा m। वह तरंगदैर्ध्य जिसका उत्सर्जन सबसे ज्यादा है, वह तरंगदैर्ध्य। लैम्डा m मतलब मैक्सिमम तरंगदैर्ध्य नहीं है, लैम्डा m का मतलब है वह तरंगदैर्ध्य जिसका उत्सर्जन सबसे ज्यादा हो रहा है, वो है लैम्डा m। अधिकतम तरंगदैर्ध्य मत समझ लेना उसको। ओके, तो